ये आपका सेंट फ्रांसिस बॉयज़ कॉलेज है लखनऊ में, जिसका 10th क्लास का प्री बोर्ड का पेपर है। तो आज हम लोग इसी पेपर को सॉल्व करेंगे और ऑफलाइन में जो भी हैं वो फटाफट आपस में बात ना करके फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट या टर्म्ड एज इनकैप्सुलेशन, बिल्कुल। उसके बाद द स्कैनर क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग विद स्पेस, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद द कीवर्ड टू रिफर करंट ऑब्जेक्ट, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट किसके लिए कहा जाता है? न्यू नहीं, दिस कीवर्ड के लिए करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद व्हाट वैल्यू विल मैथ डॉट एसक्यूआरटी मैथ डॉट मिन, तो अंदर वाला फंक्शन पहले वर्क करेगा तो यानी कि 9 आ जाएगा और 9 एसक्यूआरटी को मिलेगा तो 3.0 आ जाएगा। उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न, एक कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है क्या है? वन वैल्यू, मैनी वैल्यूज, नो वैल्यूज, नंबर ऑफ, नन ऑफ अबव। तो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यू या कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू, तो नो वैल्यू। उसके बाद राइट द मेथड प्रोटोटाइप, मेथड प्रोटोटाइप या फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाए, यानी फंक्शन की पहली लाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए नेम सम, फंक्शन का नाम सम है, विच टेक्स वन, इतनी तेजी से बोल रहे हैं सुनाई तो पड़ ही रहा होगा, इट विच टेक्स वन इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ डबल टाइप वैल्यू। वन इंटीजर आर्गुमेंट है और डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम सम है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्ट्रिंग क्लास मेथड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, कौन सा? कॉनकैट, कॉनकैट फंक्शन जो होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेट। आप देखते रहो, आपको एक ही जैसे क्वेश्चन रिपीटेड मिलते जाएंगे जब बहुत ढेर सारे पेपर आपने देखे होंगे। उसके बाद गिव द आउटपुट, कंप्यूटर दिया है सबस्ट्रिंग में 2 से 6 तक का तोड़ना है, और 6 तक का तोड़ने का मतलब 6 से पहले यानी 5 तक, तो 2 से 5 तक देखो 0 1 2, 2 से 5 तक 2 3 4 5 यानी कि MPUT, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग मेथड स्टार्ट्स विद, तो आपका स्टार्ट्स विद, एंड विद और इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, ये सब बूलियन रिजल्ट देते हैं, सिर्फ यही देते हैं और कोई बूलियन नहीं देता है। स्टार्ट्स विद मेमोरी में लाओ, एंड्स विद इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस तो ये बूलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करते हैं। फिर गिव द आउटपुट, अब यहां पर सील मेथड -3.4 क्या देगा? सील मेथड -3.0 दे देगा, क्योंकि सील मेथड इंटीजर पार्ट को बढ़ाता है लेकिन माइनस वाले पार्ट में इंटीजर पार्ट को कुछ नहीं चेंज करता है, खाली 0.0 लगा देता है। और उसके बाद सीबीआरटी कितना देगा? 2 दे देगा। अब 2 प्लस -3.0 -1.0 लिखा है कहीं? अब कायदे में तो डबल टाइप वैल्यू में इंटीजर टाइप वैल्यू जब प्लस माइनस होगी तो रिजल्ट डबल टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से इसको -1 आना चाहिए, तो -1 ये है ठीक है। देखते रहिएगा, हैंड रेज हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? आलेख, यस बेटा, क्या पूछना चाहते हो जल्दी से बताओ। सर हमारे आंसर में से -1.0 आनी चाहिए ना आंसर, ये तो आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। हाँ, यही हम डिस्कस करना चाह रहे थे। जैसे हमने क्या किस पे लगा दिया था? तो आपने -1 पे लगाया। 1 -1 पे लगा दिया था,
लेकिन यहां पर -1.0 आएगा, तो हम ये टाइपिंग मिस्टेक मान चल रहे थे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप यहां पर इसके साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 0.0 अगर नहीं लगाओगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, आपका नहीं माना जाएगा। हाँ, तो अब डी पे जाओ, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखिए, यही वाला क्वेश्चन है ना नेक्स्ट। स्टेट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूट। तो डी में आप, डी स्टोर है किसमें, y में, और डी का ASCII कोड याद करो क्या होता है, पक्का 65, 66, 67, 68 होता है। अब ये जब इंटीजर में स्टोर होगा तो 68 में, तो ये कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट, जिसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाए छोटे से बड़े में, वो इम्प्लिसिट होती है। तो आपका फिलहाल यहां पर 68 आंसर हो जाएगा। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर ये अमेरिका करके दिया है, ए का इंडेक्स नंबर है तो 0 पाया जाएगा। अगर यहीं पे लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है तब क्या करते हैं, तो पीछे से 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 आता है इसका। तो फिलहाल अभी 0 आ रहा है, 0 दिया है, ठीक है। फिर एरे कभी भी दिया जाए, चाहे सिंगल डायमेंशन हो चाहे डबल डायमेंशन हो, अगर स्ट्रिंग में दिया है तो पहला वाला ये वर्ड जो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो एरे ऑफ 2 कहा गया, इसका मतलब स्क्वायर की बात हो रही है, और उसमें इंडेक्स नंबर सबस्ट्रिंग में 2 दिया है, तो उसका मतलब 2 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे। तो 0 1 2, 2 यानी UARE, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड स्टैटिक। अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक से डिक्लेयर है तो कैसा होगा, क्लास वेरिएबल। अगर स्टैटिक से नहीं डिक्लेयर है तो वो इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाएगा। फिर उसके बाद डैश क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। तो रैपर क्लास का काम है प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको रैपर क्लास के साथ जाना पड़ेगा। अब वो इंटीजर जैसे कि वो क्या था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। एक मिनट, एक बार रुक जाओ। क्लास इज यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स करस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है, रैपर क्लास का यूज करते हैं। उसके बाद अ सिंगल डायमेंशन एरे हैज एन एलिमेंट, एन का मतलब मान लो 10 है। व्हाट विल बी द लास्ट सबस्क्रिप्ट, तो 10 अगर नंबर है तो 0 से 9 तक जाएगा, और 0 से 9 का मतलब है n-1, 10-1 9। उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप आर कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। तो देखो आपको हमने बताया था बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही हो तो वो बॉक्सिंग, और ऑब्जेक्ट से निकलकर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रही है तो अनबॉक्सिंग। तो देखो ये क्या कह रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब बॉक्सिंग हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब वो क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बॉक्सिंग हो रहा है। और बॉक्सिंग को ही ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं, बॉक्सिंग को ही ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। गिव द आउटपुट। अब यहां पर इंडियन आर्मी करके दिया है कंपेयर टू इंडियन, तो इंडियन और इंडियन पूरा आपका सेम रहेगा, इसमें नो चेंजेस क्योंकि सेम है, स्पेलिंग मैच कर लेना। और उसके बाद अगर किसी में एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो बस इसमें आउटपुट ये होता है, उसको गिन लेता है वो। तो इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर 1 2 3 4 एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं, और इसमें आगे बढ़ेगा तो इसको 0 मानेगा। तो इधर 4 आया और इधर 0 आया, तो पहले वाला अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव में जाएगा, बड़ा है मतलब, तो रिजल्ट पॉजिटिव यानी 4 आएगा और वो भी प्लस का। अगर यही हम इधर कर देते और ये इधर, तो -4 माना जाता। उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द इंटीजर एरे ऑफ 3 रो 4 कॉलम। 3 रो 4 कॉलम, अब देखो ऐसे समझ लो, 3 रो 4 कॉलम कह रहा है, इसका मतलब 3 4 जा 12, तो 12 बॉक्स आए। अब डेटा टाइप देखो कैसा है, इंटीजर, तो 12 बॉक्स आए। इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट, तो कितना आ जाएगा 48। तो 48 वाला ऑप्शन आपका सही है।
बच्चों ऑनलाइन में जो भी हैं अभी हम देख लेंगे, आप लोगों को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन नंबर नोट करते जाइएगा, लास्ट में हम लोग डाउट पूछ लेंगे जो भी आपके हो रहे हैं, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए z में क्या है 5 है, तो यहां 5 रख दिया, प्लस गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए 6 इंटू, और फिर गोल वाला ब्रैकेट है और माइनस माइनस वाई हो रहा है, तो आपका ये 9 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस, अब यहां पर माइनस माइनस हो रहा था, ये y माइनस माइनस हो रहा है, तो ये 9 ही रहेगा, लेकिन 8 हो चुकी है वैल्यू y की। अब क्योंकि आगे y है नहीं तो 8 जाएगा नहीं, पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं करते हैं और अगले स्टेप में वैल्यू चेंज कर देते हैं, और ये मॉड 3 हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कीजिए तो आप पाओगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट यहां पर ये वाला ब्रैकेट ये इस तो पहले से दिया था और ये वाला हमने लगाया है, तो इसमें देख लो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट की ओर। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो अंदर वाला सॉल्व होगा तो देखो मल्टीप्लाई और मॉड ये दोनों बड़े हैं, तो दोनों बड़े और दोनों का प्रेसिडेंस भी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई पहले मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करो, बताओ 9 इंटू 2 5 प्लस 6 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे, 9 इंटू 2 18 आ गया, प्लस 9 मॉड 3। अब यहां पर मॉड का साइन बड़ा है प्लस और मॉड में, तो रिमाइंडर निकालो, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 को 18 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 18। अब 18 इंटू 6, अब इसको करो 5 प्लस 6 इंटू 18, जिसको भी आता हो टेबल करे, भैया सही बताना है, 108 प्लस 5 113, तो ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट आएगा। निकाल पाए थे? उसके बाद अब जावा एक्सप्रेशन, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला दिया गया है, इसमें x इज इक्वल टू, अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हों तो ब्रैकेट सेपरेट, न्यूमिनेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, तो हमने एक न्यूमिनेटर का ब्रैकेट खोला और माइनस b प्लस और फिर मैट डॉट, बोलो SQRT, नैतिक तुमसे ज्यादा उसको आ रहा है, और b स्क्वायर अब है तो मैट डॉट पाव लगा सकते हैं b,2, लेकिन स्क्वायर में हमेशा मल्टीप्लाई करा दिया करो, तो यहां पे b इंटू b माइनस 4 इंटू a इंटू c, अब ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट SQRT वाला बंद हो गया, और उसके बाद वो मेन ब्रैकेट न्यूमिनेटर वाला बंद हो गया। अब हम यहां पर डिवाइड का साइन लगाएंगे और डिनोमिनेटर का 2 इंटू a, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर गिव द आउटपुट, तो आउटपुट देखो 1 से 40 तक चल रहा है, और इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3। ये लाइन चाहते तो ये लाइन यहां पे रखी जा सकती थी, बस कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है कि यहां पर फॉर लूप का एक पहचान है कि ये लाइन जो है ये वाला पार्ट ऊपर हो सकता था और ये वाला पार्ट नीचे हो सकता था, बीच में कंडीशन बनी रहेगी, आसपास सेमीकोलन बने रहेंगे, ये खाली जगह हो सकती थी, जैसे यहां पर खाली जगह रखी गई है। तो इससे बिल्कुल डरना नहीं, कंफ्यूज ना होना। क्या बोला हमने, ये चीज i इक्वल टू 1 यहां लिखा है तो i इक्वल टू 1 यहां लिख देते, तो यहां कुछ ना लिखते, खाली सेमीकोलन फिर कंडीशन फिर सेमीकोलन, ऐसे लिख सकते थे। ओके, तो i में 1 है, अब मल्टीप्लाई करना है खाली तुमको, i में आपका 1 है। अब पहली बार लूप चला 1 इज लेस देन 40, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए और i डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो यहां पर आउटपुट नाम का बना लेते हैं, और पहली बार i की वैल्यू 1 है और आउटपुट 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीजर इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा, इसलिए 0 लेगा, 0.5 नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद अब i के पास 1 था तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये देखो हम कॉमा लगाकर यहीं पे लिख रहे हैं, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, तो कॉमा लगाकर हमने यहीं फर्स्ट स्टेप में ही लिखा, क्यों, क्योंकि अभी कंडीशन जब तक चेक होकर नीचे नहीं आएंगे तब तक सेकंड स्टेप नहीं मानेंगे हम। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, इसको अपडेशन यहां मिला नहीं क्योंकि अपडेशन नीचे करा दिया गया, अब यहां से फिर से कंडीशन पे आ जाएगा। अब यहां पर
सेकेंड टाइम चल रहा है, 3 इज लेस देन 40, कंडीशन ट्रू, नीचे आया तो आई की वैल्यू इस समय क्या है 3 है। अब यहां पर 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1 ही लेगा आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद अब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, फिर लूप पर जाएगा, अपडेशन मिला नहीं और यहां 9 आ गया, 9 छोटा है 40 से, नीचे आ गया। अब 9 डिवाइडेड बाई तो क्या आएगा 4 पॉइंट, तो लेकिन ये 4 लेगा, पॉइंट नहीं लेगा, और फिर 9 यहां रख लीजिए। अब उसके बाद 9 आपका 40 से छोटा है, नीचे आया, ये हमने करवा दिया क्या अभी, 9 40 से छोटा है, नीचे आया, 9 डिवाइडेड बाई आपका 2 क्या बताया था 4, अच्छा ये तो हो ही चुका ना, 4 हो गया। उसके बाद 9 इंटू 3 27, उसके बाद फोर्थ स्टेप एक और चल जाएगा। अब फिर लूप ऊपर गया, अब यहां पर 27 आया था ना, 27 इज लेस देन 40, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, 27 डिवाइडेड बाई 2, ये 27 है डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, 13 आया, सपोज दैट क्या 13 आया। और उसके बाद अब 27 इंटू 3 करो 81, ठीक है। अब लूप ऊपर गया, अब यहां पे 81 इज लेस देन 40, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए और आपका आउटपुट क्या आया 01413, और लूप कितनी बार चला, 4 बार लूप चला, ठीक है। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन समझ गए? यस सर। ओके बच्चा, आप हैंड रेज करेंगे तो हमें वॉइस आती है और पीछे हम देख भी सकते हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत भी पूछ सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो जिनको नहीं आता है वो लिख लेंगे, जिनको आता है वो खाली सुन लें। जैसे लीनियर सर्च की बात करें तो लीनियर सर्च में डेटा शुड बी स्टोर्ड इन एरे इन अनसॉर्टेड वे, यानी कि उसमें कोई भी नंबर कहीं भी स्टोर हो सकता है, यानी वो लीनियर सर्च में लिख सकते हो अनसॉर्टेड एरे, सीधे सीधे इतना ही लिख दो अनसॉर्टेड एरे लीनियर सर्च में, ठीक है। और बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एरे, बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एरे लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लीनियर सर्च में लिख दोगे इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे। और बाइनरी सर्च में लिखोगे, क्या लिखोगे, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड ऑफ द एरे, बाइनरी सर्च में बीच डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, मिड ऑफ द एरे, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड ऑफ द एरे। ठीक है। एक पॉइंट और है, ऐसे जनरल बोले दे रहे हैं कि लीनियर सर्च में कह सकते हो ये प्रोसेस में स्लो होता है, स्लो इन प्रोसेस, और बाइनरी सर्च में फास्ट इन प्रोसेस, क्योंकि लीनियर सर्च में 0 से लगाकर आखिरी तक ढूंढना पड़ेगा उसको, इसलिए वो स्लो हो जाता है प्रोसेस में, और बाइनरी सर्च में मिड से ढूंढना शुरू करता है, इसलिए वो जल्दी ढूंढ लेता है। हाँ, और एक क्वेश्चन यहां पर बच्चों तुरंत याद कर लेना, एक पूछा जाता है कि प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च की प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है, तो इसको लिख लो अलग से, ये स्पेशल क्वेश्चन है। प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च मतलब कौन सी ऐसी खास कंडीशन है जो बाइनरी सर्च में होनी ही चाहिए, तो वो क्या है, डेटा स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर बाइनरी सर्च में डेटा सॉर्टेड नहीं है तो उसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं हो सकती। ओके,
फिर देखिए रीराइट द प्रोग्राम सेगमेंट आपका यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप में आपको वाइल लूप का सिंटेक्स पता होना चाहिए। नैतिक वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले असाइनमेंट करते हैं, तो इसमें ढूंढो असाइनमेंट क्या हो रहा है, n इक्वल टू 5, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां लिखा int सम में जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, और n इज इक्वल टू 5 ये असाइन हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद फिर वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में कंडीशन होती है, तो कंडीशन यहां जो देख रहे हो वो उठाओ और यहां पुट कर दो, कंडीशन हो गई। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोला, और फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ द लूप होता है वाइल लूप में। तो वर्किंग जो इसमें दिखाई पड़ रही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ये कर दिया। और प्रिंटिंग भी वर्किंग में आता है, तो यहां पर ln नहीं लगा है, ठीक है, SOP, तो यहां पे सम को प्रिंट करा दिया। उसके बाद वाइल लूप में क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि वहां पर n माइनस माइनस है, तो n माइनस माइनस लिखोगे तो ये आपका यहां आ गया, हो गया वाइल लूप। ठीक है, अब बच्चों वाइल और डू वाइल में कोई अंतर नहीं होता है, ये तो वाइल का लिख दिया है, अगर डू वाइल में कन्वर्ट करना होता तो क्या आ जाता, सेम तो नहीं रहता। यस, वाइल ये वाला जो है ये नीचे आ जाता, और यहां पे लिख देते डू, और यहां पे जब ये नीचे आता तो यहां सेमीकोलन भी लगा देते, यहां पर सेमीकोलन लग जाता अगर डू वाइल लिखते। बस इतना ही होता है वाइल डू वाइल में। यस बच्चा कोई पूछना चाहता है? अगम बोलो, अगम बेटा बताओ क्या कह रहे हो? अरे क्या बोल दिया हमने? यस बेटा बोलो। बिल्कुल नहीं लगाओगे, जैसा लिखा है एज इट इज करोगे। आपका सम प्लस इज इक्वल टू भी कर सकते हैं ना, तो उसको नहीं करना, जैसा लिखा है वैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये तुम्हारे यहां पुराने पैटर्न से चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ हाँ, उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन सेम रिपीटेड हैं जो पिछले किसी साल में पेपर आए हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, पुराना ट्रेंड क्या है कि इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कुछ ना कुछ करके रिजल्ट निकालना होगा। इस टाइप की पेपर बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, वर्किंग के ही सारे होंगे। देखिए, क्रिएट टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास प्रोफेशन, क्लास प्रोफेशन का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नैतिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास प्रोफेशन का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्या लिख दें? पहले क्या लिखें? क्या? अरे ऑब्जेक्ट ओबीजे वाली लाइन बनानी, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। क्लास पहले, हाँ हाँ, क्लास नेम, तो क्या दिखाई पड़ रहा है क्लास का नाम? क्लास का नाम है प्रोफेशन, तो ओके, प्रोफेशन। अच्छा याद रखना, पी बड़ा है तो पी बड़ा ही रहेगा, प्रोफेशन। उसके बाद ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम हो जाएगा। प्रोफेशन। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने कहा कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताओ। एक तो आपने कर दिया, अब दूसरा कैसे करोगे? नया क्या करोगे? दूसरा लिखेंगे मान लीजिए, तो नया क्या करोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम बदलना पड़ेगा, और कौन सा दिमाग लगा रहे हो? ये सेम रहेगा, बस इसको obj1 कर दो, ज्यादा ज्यादा obj1, और बाकी ये भी सेम, ये भी सेम। समझ रहे हो? कंफ्यूज ना हो, ये लाइन तुमको रटा ली, इसका मतलब 1 नंबर तो तुमको हम दिला ही देंगे 100 में। समझो यार, तुम्हारी ये लाइन कितनी फेवरेट है, हर पेपर में आती है, और तुमको ये ध्यान ही नहीं रहता है। खैर आज तुमने बता दिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल, मतलब कंस्ट्रक्टर भी पूछे और विद एग्जाम्पल भी कह दिया।
तो एक ही ऐसा प्रोग्राम छोटा सा बनाइए जिसमें सारे कंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ाए गए हैं नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज दोनों हो जाएं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो जैसे ये ऐसे आपको एग्जांपल बाकायदे देना होगा, क्लास एक्स वाई जेड, और इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हम दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के, एक इंटीजर ले लेते हैं, एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट बी। अब इसका पहला हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो नॉन पैरामीटराइज होगा, तो इसको हम a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0.0 डाल देंगे, इसको बंद कर दिया। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर हम लोग पैरामीटराइज बना देंगे, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में int x और फ्लोट y, ये पैरामीटराइज बना दिया। तो x की वैल्यू a में ले लो क्योंकि int मैच हो रहा है, और y की वैल्यू b में ले लो क्योंकि अच्छा ये फ्लोट मैच हो रहा है। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, याद रखो हर जगह के लिए, हमने फ्लोट ले लिया है तो यहां 0.0 नहीं लिख सकते, 0.0 f लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और b इज इक्वल टू वाई, और इसको हमने बंद कर दिया, उसके बाद डॉट 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 क्लास बंद कर दिया, और इसके आगे लिख दिया ये नॉन पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज, और ये आपका पैरामीटराइज हो गए। और ऊपर आप दे भी सकते हो कि दो कंस्ट्रक्टर हम बता रहे हैं, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। वो अलग बात है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भी होता है और कंस्ट्रक्टर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दो ही होते हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर ये एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा ये हम देख रहे हैं, हमने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ये एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? एक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का और है। चलो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से एक बार पूछ लेता हूं, अगर हम बताना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही नाम के एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाए जाएं, तो नाम तो सेम है एक्स वाई जेड है ना, जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, दो ही ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये आपका एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऐसे वो कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आप बताओगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में व्हेन वी मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इन अ क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और फिर उसके बाद बताओगे ये एग्जांपल दे दो, दोनों है ना। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? इतनी बात आ गई सबको? अच्छा तुम तो कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हो, बताओ। यस बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सर हाँ सर अगर हम लोग ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वॉइड इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं, उसने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बोला है, उसने कोई प्रोग्राम बनाने के लिए थोड़ी ना बोला है, इसीलिए मैंने नीचे डॉट डॉट लगा दिया था। बाकी कंस्ट्रक्टर में कोई दो वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी, तो हमने दोनों वेरिएबल नए नाम से ले लिए एक्स वाई। ठीक सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया था। व्हाट आर लिटरल्स इन जावा और नेम एनी टू। लिटरल्स क्या थे? लिटरल्स इट इज अ कांस्टेंट, या लिटरल इज अ कांस्टेंट, लिख लो भैया अगर नहीं मालूम है, नहीं तो पढ़ना। लिटरल इज अ अरे यार नैतिक, इतने बुरे तुम्हारे दिन नहीं आए कि तुम हमसे एक पेन नहीं मांग सकते हो? अभी भी तुम हमारी नजरों में अच्छे हो, अब ले गए हो, देखो चलता भी है, चेक करो, नहीं चलता तो दूसरा दें। चल रहा है नहीं चल रहा है पक्का बताओ। ओके बच्चों, तो लिटरल, अच्छा यहां थोड़ा सा पूछ लेते हैं किसी बच्चे से कि प्रॉपर लिटरल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। कौन बताना चाहेगा लिटरल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है?
A variable declared with the keyword final. अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड, With the keyword final. लिखा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो गलत बता रहे हो, वो फाइनल अलग चीज थी। कैच कर लो नहीं, कैच नहीं कर पा रहे, मतलब आप फुटबॉल खेलते हैं ये। शांत रहो भैया बच्चा। अनन्या बताओ क्या कह रही हो? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, और किसी बच्चे को मालूम है? सर फाइनल के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो कांस्टेंट ही तो होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू सही है, वो कांस्टेंट वैल्यू सही है, लेकिन वो लिटरल की डेफिनेशन नहीं है। हाँ अगम बताओ फिर से नहीं, तुम लोग बता नहीं पा रहे हो फिलहाल, इतने लिख दो। एलिमेंट इन जावा, the element in Java whose value remains constant throughout the program. चलो ठीक है, कृति बताएंगी, कृति बताओ। The constant values that are assigned to variables. बिल्कुल, ये भी वही चीज है, कांस्टेंट वैल्यू टू असाइन अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल, और लिटरल का ही दूसरा नाम कांस्टेंट होता है। द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसलिए ये सही है। द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। अब यहां पर शिखर प्रखर ध्यान से सुनना, जैसे आपने यहां लिखा INT इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू इसमें असाइन कर रहे हो, तो ये इंटीजर लिटरल है इस समय, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट का मतलब वो वाला फाइनल वाला कांस्टेंट नहीं है। ये बात ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि INT इज इक्वल टू 5 लिखा तो ये ए को इंटीजर लिटरल कहा जाएगा, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू डाली जा रही है, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू ये डाली जा रही है तो फिक्स्ड वैल्यू ये बनी रहेगी पूरे प्रोग्राम में, ये नहीं है लिटरल का मतलब। अभी A++ करोगे हो जाएगा 6 वैल्यू, लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू ही डालनी जो कि प्रोग्राम में चेंज ना की जा सके, तब आप यहां पर फाइनल लगाओगे, फाइनल। तो फाइनल INT इज इक्वल टू 5 मतलब अब A की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अभी इसमें था, अब इसमें इंटीजर लिटरल्स के टाइप पूछे, सॉरी लिटरल के टाइप, तो क्या बताओगे? इंटीजर लिटरल, जितने डेटा टाइप होते हैं सब लिटरली होते हैं, तो इंटीजर लिटरल। अच्छा, फ्लोट को डबल अबल नहीं कहोगे, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहोगे। अब वो फ्लोट भी होता है और डबल भी होता है। इंटीजर लिटरल का मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग चारों हो गए, अलग अलग नहीं होता है। ऐसे ही दूसरा आप क्या यूज करते हो? कैरेक्टर, तो कैरेक्टर लिटरल, जैसे कैर CH इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में A डाल दिया तो कैरेक्टर लिटरल हो गया। ऐसे ही आप क्या बुलियन यूज करते हो, तो बुलियन A इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स डाल दिया तो वो बुलियन लिटरल हो गया। तो 2 एग्जांपल कहे गए, कोई भी लिख लो। आगे देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स द फॉलोइंग मेथड। ये इस डिजिट किस क्लास का मेथड है? ऑफलाइन वाले बच्चे पहले बताएं, इस डिजिट किस क्लास का मेथड है? सिर्फ एक ही मूल मंत्र, आपका बोर्ड एग्जाम स्पेशल वाला फोल्डर छान डालो, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुमको आता ना हो, और जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ऐसे टहलते रहोगे। और इस डिजिट, इज लेटर, ये किसके फंक्शन थे? कैरेक्टर क्लास के। यही नहीं याद आ रहा है, कितनी छोटी सी बात थी जो कि याद नहीं आ रही। तो इसके आगे लिखोगे ये कैरेक्टर क्लास का था, कैरेक्टर। और नेक्स्ट INT ये किसका है? किस क्लास का है फंक्शन? स्कैनर क्लास का है।
तुमको आ रहा है, लेकिन तुम जिनके बीच में बैठे हो उनका एनवायरनमेंट भी तो तुम्हारे साथ आएगा ना, इसलिए बोल ही नहीं पा रहे हो। स्कैनर क्लास, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल किसके थ्रू लिखते हो? स्कैनर के थ्रू। अगर एससी नहीं डिक्लेयर किया स्कैनर में तो नेक्स्ट आईएनटी वर्क ही नहीं करेगा, है ना। तो ये कैरेक्टर क्लास थी और ये स्कैनर क्लास है, क्लास का नाम पूछा गया था। उसके बाद देखिए, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल गेट्स एग्जीक्यूटेड, ऑल्सो आउटपुट, गिव आउटपुट। तो देखो यहां पर आउटपुट कभी भी निकालोगे तो ड्राई रन वर्किंग करके ही निकालना। तो जैसे हमने यहां लिख दिया ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 30 वैल्यू स्टोर है, मैंने सामने लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। जब स्टेप 1 डालेंगे तब अगर 30 है इसकी वैल्यू 30 लिख लेंगे। और कोई वेरिएबल? कोई वेरिएबल नहीं है। अब बस उसके आगे आउटपुट लिख लिया करो, आउटपुट। अब सबसे पहले ए में, अब देखो ये वाला पार्ट ऊपर कर दिया गया ना, ये वाला हिस्सा जो यहाँ a इक्वल टू 30 यहाँ लिख सकते थे, लेकिन ये ऊपर कर दिया, तो इससे कंफ्यूज ना हो। 30 यहाँ पर है, इधर से इधर आए 30, चला लो बच्चा। 30 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू। नीचे आ गए और नीचे आ गए 33 से डिवाइड कराओ, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 0 0 के बराबर है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यू का मतलब है कॉन्टिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते रहे, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कॉन्टिन्यू मिलेगा। तो क्योंकि कॉन्टिन्यू मिल गया है। और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या था कि नीचे स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। और दूसरा मतलब क्या है कॉन्टिन्यू का? कि अपडेशन पार्ट पे भेज देगा, कंट्रोल को अपडेशन पार्ट पे भेज देगा। अब क्योंकि कॉन्टिन्यू से सीधे आप यहीं चले जाओगे, इसलिए नीचे वाला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद अब यहां पर +3 होकर ये 33 हो गया। तो पहले आपका 30 था और आउटपुट में कुछ आउटपुट नहीं आया। नंबर 2, अब 33 भी आपका 50 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आ गए। अब 33 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? अरे अभी भी 0 है। हाँ 0 ही आएगा, सही कह रहे हो। तो 0 आएगा, 0 0 के फिर से बराबर हो गया। फिर कंटिन्यू का मतलब ऊपर ले जाए। अब 33 + 3 36 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे 33 था, ठीक है, और नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आया। अब तीसरी बार चला रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ गया? 36। अब ये भी 50 छोटा, नीचे आया। अब 36 जो है 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तो देखो आगे प्लस, लगातार 0 आ रहा है। ओके, तो आपका जो है 36 के कितना बन गया? 1 मिनट, अब ये तो बताना ही पड़ेगा ना कितनी बार चला। तो 36 से कितना बन गया आपका? 39। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी आपका अनम्यूट कर रहे हैं। 39, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। तो फिर 5th टाइम चला 42। अब ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। फिर 6 टाइम चला 45, ये भी कट जाएगा। फिर 7 टाइम चल गया 48, ये भी कट जाएगा। तो कंटिन्यू ऊपर भेज देगा। और फिर 48 + 3, अब देखो यहां कितना हो गया? 51। अब 51 हो गया, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जा रही ना, इसलिए हम 51 वाला नहीं लिख रहे हैं, है ना। और उसके बाद 51 पे लूप फॉल्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट लूप के अंदर हैं तो इसका मतलब ये प्रिंटिंग लाइन पहुंचा ही नहीं, कभी प्रिंटिंग लाइन कभी पहुंचा ही नहीं। और आउटपुट में लिख दोगे नो आउटपुट, नो आउटपुट। और हाउ मैनी टाइम्स में लिख दोगे? 7 टाइम्स। ठीक है, 51 जब वैल्यू हुई तो कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो अंदर आया नहीं, इसका मतलब नहीं चला। कंडीशन चेक होने का मतलब चला नहीं होता है, कंडीशन ट्रू होने का मतलब चला होता है। तो ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब वो नहीं चला। तो 7 टाइम्स। यस, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? किसी ने हैंड रेस किया था? सर वो आंसर बताने के लिए कर रहे थे। तो समझ में आ गया? यस सर।
तो यही आखिरी आंसर था। और उसके बाद प्रोग्राम बस देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम आए थे। तो देखो हमने क्या बताया है प्रैक्टिस करने के लिए, बोर्ड एग्जाम स्पेशल फोल्डर वाला आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना है तो IMP प्रोग्रामिंग डेटा करके फाइल पड़ी है, और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 नाम से फाइल पड़ी है, MCQ क्वेश्चन की 3 फाइल पड़ी हैं बड़ी बड़ी, और उसके बाद बहुत सारा डेटा और भी पड़ा है जो हम डालते जा रहे हैं। जैसे कि अभी भी हमने सर से बनवा लिया है, कीवर्ड्स जरूर पूछे जाते हैं, तो सारे कीवर्ड जो हो सकते हैं उनका सबका एक फाइल बना दिया है, और वो आज हम अपलोड कर देंगे एक बार चेक करके। तो कीवर्ड्स के बारे में देख लेना एक बार, वही सारे कीवर्ड्स आते हैं। प्रोग्रामिंग, हाँ प्रोग्रामिंग में हमने क्या बताया था, पहला प्रोग्राम आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग का आएगा जिसमें इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले 3 फंक्शन होते हैं, और इफ एल्सिफ का क्वेश्चन आएगा। तो आप एक बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन दे दिया है, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग का हो। हाँ अच्छा बिल्कुल होगा, यही सेम क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने कौन सा डिस्कस किया है कि एरे में, सिंगल डायमेंशन एरे में सर्चिंग सॉर्टिंग 4 प्रोग्राम रट लीजिए। मैंने उसके लिए IMP डेटा वाली फाइल दी है, उसमें 4 प्रोग्राम ये जो हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, इनको जितनी तरीके से घुमाया जा सकता है, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ, या इंटीजर डेटा टाइप के साथ, सबके साथ में उसका हमने प्रोग्राम बना दिया, मल्टीपल डेटा के साथ। तो वो आप जरूर देख लीजिए। और फिर तीसरा क्वेश्चन आपका जो हमने 9-10 प्रोग्राम बताए हैं 2D एरे में, बस उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, स्पेशली डायगोनल सम या इवन नंबर्स का सम 2D एरे में, या ऑड नंबर का सम, इसी तरीके का कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाकर दे दिया जाएगा। और फिर ये तीसरा फंक्शन ओवरलोडिंग में, फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने कहा, ये नैतिक सुन नहीं रहे बच्चा यार, फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने कहा कि पैटर्न, सीरीज और नंबर प्रोग्रामिंग, ये 3 टॉपिक हैं, और चौथा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शन। तो पैटर्न, सीरीज, नंबर प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग फंक्शन, इन 4 टॉपिक का सबसे नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उन्हीं का फंक्शन ओवरलोडिंग में प्रोग्राम बनता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया होगा तो स्टार्टिंग की पहली या दूसरी क्लास में ही उसका बेसिक खत्म हो जाता है। जैसे पैटर्न पढ़ाया तो 2 क्लास स्टार्टिंग की जो है वही पैटर्न का बेसिक है, इसका मतलब उसके ऊपर का प्रोग्राम नहीं मिलने वाला है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग चौथा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। फिर 5वां प्रोग्राम आपका स्ट्रिंग का, ये हमारे फिक्स प्रोग्राम है, और बाकी आपका स्विच केस से कुछ भी बना के दे देंगे, ये सब चलता रहता है। तो एक बार देखते हैं, एक प्रोग्राम हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एरे, सॉर्ट नेम्स अल्फाबेटिकली यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सेम क्वेश्चन आपका उस फाइल में पड़ा है, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। उसके तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मिल गया। मैं अब बिना पेपर देखे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे यहां तीसरा क्वेश्चन इन्होंने मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर दिया, तो स्विच केस से आपको केस 1 में ये वाला प्रोग्राम बनाना, केस 2 में ये वाला। तो कोई टफ नहीं है, लेकिन इसको हमने इंपॉर्टेंट में नहीं रखा है, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। फिर देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 4x4 2D एरे, डिस्प्ले द फॉलोइंग। तो देखो क्या लिखा है, सम ऑफ ईच रो कराया गया है, सम ऑफ ईच कॉलम कराया गया है, सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट्स। तो खाली वही सेम प्रोग्राम में वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इफ कंडीशन खाली बढ़नी है। सम ऑफ ईच रो की कंडीशन अगर कोई है तो वो लगा दीजिए, जैसे हमने बताया था। अगर सम ऑफ ईच रो वाइज करना है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे लिखेंगे, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे लिखोगे तो सम ऑफ ईच रो हो रहा है। फिर उसको जे वाले लूप से बाहर आते ही प्रिंट भी कराना पड़ेगा, क्योंकि एक रो का सम हो गया तुरंत प्रिंट हो जाए, फिर दूसरी रो का सम होगा, है ना। और सम ऑफ ईच कॉलम में सम, दूसरा कोई सम नाम का वेरिएबल सम 2 ले लिया, सम 2 इज इक्वल टू सम 2 प्लस ए ऑफ जे ऑफ आई, ए ऑफ जे ऑफ आई, जे को जे आई कर देंगे तो कॉलम हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखो इफ कंडीशन लगेगी, ये सम 3 इज इक्वल टू वाला है, तो इफ कंडीशन लगाओगे, इफ ए ऑफ आई ऑफ जे मॉड 2 इज इक्वल टू 1, ऑड कंडीशन है ना, इज इक्वल टू 1, तो वहां पर सम 3 इज इक्वल टू सम 3 प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, नॉट इक्वल टू 0 भी वही सेम कंडीशन कहती है। फिर लिखा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, तो उसके लिए मैक्स मिन लेकर कर सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम उसमें हमने कराए हैं,
और जो भी अभी कमी होगी तो उस फाइल को अपडेट करके फिर से दे दिया जाएगा। हाँ, सब एक ही में, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन कतई धोखे से भी नहीं आएगा। ये तो 15 नहीं 30 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा हमने बताया था, स्ट्रिंग वाला, या पांचवा बताया था, ये यहां बीच में आ गया। तो स्ट्रिंग में देखो पैलिंड्रोम वर्ड को काउंट करना था, तो यहां पर 3 पैलिंड्रोम वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्ट्रिंग का हो गया। फिर देखो फंक्शन ओवरलोडिंग का, तो हमने क्या बताया था, 4 टॉपिक बताए थे उनका बेसिक्स। तो यहां पर क्या है, स्ट्रिंग का बेसिक्स आ गया। स्ट्रिंग बेसिक में देखो करना क्या है, विद 1 स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड 1 कैरेक्टर आर्गुमेंट टू फाइंड एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर आपको गिनना है तो क्या करो, स्पेस को कैरेक्टर माना नहीं जाता, वैसे कैरेक्टर होता है लेकिन अल्फाबेट्स में नहीं माना जाता है। तो जब कैरेक्टर तोड़ने वाला लूप लगाओगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, उसके बाद कैर ch इज इक्वल टू, और मान लीजिए s नाम का वेरिएबल है स्ट्रिंग का, तो s डॉट कैरेट i, तो कैरेक्टर टूटा। और फिर लिखा इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस, क्योंकि स्पेस को लेना नहीं है, तो कोई काउंटर वेरिएबल c इक्वल टू 0 ऊपर ले रखा है, उसको c प्लस प्लस कर दिया, बस हो गया। इतना ही इसमें करना है ये वाले में। यहां पर डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग, यहां पे वॉवेल की कंडीशन लग जाएगी, ये ch वाली कैरेट i वाला था। उसके बाद इफ वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो c प्लस प्लस या v प्लस प्लस, नंबर ऑफ वॉवेल पता चल जाएंगे। तो यानी छोटा ही क्वेश्चन कोई बनाया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बिल्कुल आसान होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। 4 टॉपिक का सिर्फ 2-2 दिन की क्लास अगर आपने पढ़ रखी है तो उसका बेसिक आपको आता होगा। तो ये चारों टॉपिक के आपको मिल गए हैं। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, वो क्या था कि स्विच केस से इन्होंने पैटर्न दे दिए। तो ओवरऑल आपका ये सारा हो गया है, और आई होप किसी की कोई क्वेरी है, अगर हैंड रेस करें तो हम माइक ओपन कर दे बच्चों, किसी को कोई क्वेरी है? ठीक है, तो आज की क्लास ओवर, और अटेंडेंस लगा दीजिएगा सारे बच्चे। मरियम कुछ कहना चाह रही हैं। यस बेटा मरियम बताइए। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 का प्रोग्रामिंग में या थ्योरी में? क्वेश्चन थ्योरी में पूछ रहे हो बेटा? क्वेश्चन 2 का बी, ये तो लिखा था अभी हमने, फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, लेकिन हम रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देते हैं।